और कॉलेज तो ज्ञान की ऐसी जगह है जहां से नया विचार पैदा हो सके, जहां से नई कोई चीज निकल सके, नया थॉट निकल सके, नया रिसर्च निकल सके, नई खोज हो सके। देखिए, आपका कंपटीशन दुनिया के साथ है। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने सही आंसर दिए। वे अवेयर है अपनी आसपास की चीजों के प्रति, उनको मालूम है। एक टीम ने तो सारे के सारे ठीक आंसर दिए। आपको मालूम है कौन लोग जीत गए, उनको भी मालूम है कौन जीते। ये अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र है। लेकिन आप देखिए, नॉलेज कोई और चीज है, ज्ञान कोई और चीज है। कबीर ने सवाल याद नहीं किए थे, कबीर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था, लेकिन उसका नॉलेज आज बरसों बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में सारी भाषाओं में गाया जाता है। मीरा किसी यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन उसकी कही बात इतनी रेलिवेंट थी, इतनी सच थी कि आज भी वो इररिलेवेंट नहीं है। तो क्या चुनौती है हमारे सामने आज, मुल्क के सामने? मैं ये कहना चाहूंगा, जो छात्र संघ के पदाधिकारी है, स्पेशली उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग सियासत की पहली सीढ़ी में आए हैं, लोकतंत्र की, छात्र राजनीति से। छात्र राजनीति स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में कॉलेज के कैंपस में और यूनिवर्सिटी के कैंपस में जातीय जहर घोलने का एक बड़ा कारण हो गई है नौजवान बच्चों में। ये निश्चित तौर पर एक देश के लिए बहुत गलत शुरुआत है। ये देश जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक कैसे बना रहे और कच्छ से लेकर कोहिमा तक एक कैसे बना रहे, इसके लिए जात के फिरके, धर्म के फिरके, इलाके के फिरके, इनसे आपका नौजवान पीढ़ी का मिजाज साफ होना बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। वियतनाम के अंदर सन 45 में हो ची मिन्ह वहां के राष्ट्रपति होते हैं और वो विचारधारा से कम्युनिस्ट थे। अमेरिका इस बात पर एतराज जताता है कि वियतनाम के अंदर कम्युनिज्म जो है वो नहीं फलना चाहिए, नहीं फलना फूलना चाहिए दुनिया में। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका वियतनाम जैसे छोटे मुल्क के ऊपर आक्रमण कर देती है। आप सबको मालूम है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उस युद्ध के अंदर 20 वर्ष के बाद अमेरिका को घुटने टेक करके वियतनाम से बैक लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि हो ची मिन्ह ने वहां के नागरिक में, वियतनाम के नागरिक में नेशनलिज्म की भावना इतनी भर दी थी कि अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क को वियतनाम से बैक लौटना पड़ा। वो जात के फिरके में नहीं बंटे थे, वो धर्म के फिरके में नहीं बंटे थे, जैसा हमारे हिंदुस्तान के लोग बंटे हैं। कोई जाट बन जाता है, कोई राजपूत बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई सिखिज्म का शिकार हो जाता है। हिंदुस्तानी कोई नहीं बन पाता। हिंदुस्तानी बनने की जो शिक्षा का केंद्र है वो कॉलेज है। आप देखिए, जापान के ऊपर सन 45 में ही दूसरी जंग दुनिया की जब लड़ी गई तो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बारमेंट हुआ, वहां जनजीवन सारा का सारा अस्त व्यस्त हुआ। जापान का नागरिक अपनी मेहनत से, नेशनलिज्म की भावना से खड़ा हुआ। आज जापान दुनिया की 5 ताकतों में से एक ताकत बन गई। दुनिया के जो G8 कंट्री है उसमें भी जापान एक। बम और गोली से कोई मुल्क समाप्त नहीं हो सकते, लड़ाई की हार से भी मुल्क समाप्त नहीं हो सकते। मुल्क समाप्त होते हैं बंटवारे से, मुल्क समाप्त होते हैं हमारे भीतर नेशनलिज्म की भावना कमजोर पड़ने से। मुल्क पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनाएंगी, मुल्क राजनीतिक लोग नहीं बनाएंगे, मुल्क आप नौजवान लोग बनाएंगे। मैं स्पेशली कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी नौजवान आबादी का देश हिंदुस्तान है। दुनिया में इतनी नौजवान आबादी किसी देश के पास में नहीं है। लेकिन चुनौती भी है हमारे सामने कि ये नौजवान आबादी बेरोजगारी के चक्कर में, ये नौजवान आबादी बेरोजगार होकर के और देश के अराजक नागरिक नहीं बने। आप आने वाले देश का कल हो। और इस कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलने के बाद ये जो सवाल आदर्श किशोर जी आपको पूछ रहे थे, इन सवालों से देश और जीवन नहीं बनेगा। जीवन और देश के सवाल इससे ज्यादा कड़े हैं। ये चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए। स्कॉटलैंड के एक विद्वान हुए थॉमस कार्लाइल, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है कि मुल्क को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक, वहां के नागरिकों का नागरिक बोध, सिटीजनशिप का भाव, जिसको आप नेशनलिज्म कह सकते हैं। दूसरा, वहां की कल्चर। और तीसरा, वहां की हिस्ट्री के प्रति सेंस। बड़ी अफसोस की बात है प्रिंसिपल मैडम कि इस देश के सियासी लोग, इस देश के पॉलिसी मेकर उधार की इकोनॉमिक पॉलिसी से, उधार की जीवन शैली से,
उधार के विचारों से, उधार के फंड से इस भारत जैसे महान देश का निर्माण करना चाहते हैं। जो समाधान कनाडा के लिए है वो भारत जैसे देश पर कैसे लागू हो सकता है? जो समाधान अमेरिका के लिए है वही सेम पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए कैसे बन सकती है? जो इंग्लैंड के लिए उचित है वो भारत के लिए कैसे उचित हो सकता है? हमारी सामाजिक स्थिति अलग है, हमारी भौगोलिक विविधता अलग है, लेकिन ये सारे के सारे आयातित विचार हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिकल लोग जिनके हाथ में पॉलिसी है इस देश की, वो वहां से लाके आयत कर रहे हैं। और 70 सालों में हमारी जो गति है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, कि मैं सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं? इस सवाल पर आप नौजवान को सोचने की बहुत जरूरत है। विकास दिल्ली की चंद सड़कों के चमचमाते होने से नहीं होगा। विकास कुछ आपके शहर में ब्रिज बन जाने से नहीं होगा। विकास उस देश के नागरिक तक उस विकास की कड़ी पहुंचे तब होगा। और वो कब होगा? जब इस देश की इच्छाओं के अनुरूप विकास का मॉडल तैयार हो। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं बाहर सरकारी खर्चे पे, वहां से योजनाएं लाते हैं, फिर उन योजनाओं की फंडिंग्स होती है और विकास, जैसे आपके शहर को कोई हाईवे बाईपास करके निकल जाए, वैसे देश के 70% नागरिकों को ये विकास बाईपास करके निकलता है। तो इस चुनौती को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक नया मॉडल जो इस देश के लिए अनुकूल हो, ये चुनौती देश के नौजवान को है। आज आप थोड़े लोग बैठे हैं, इस कार्यक्रम का नाम भी उमंग है। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर उमंग हो देश को बनाने की। ये छोटे छोटे फिरके जो है, इन फिरकों से ऊपर निकल करके और साफ मिजाज से आप इस कॉलेज के कैंपस के बाहर जाएंगे तो आप भारत की संपदा बनेंगे, दुनिया की संपदा बनेंगे। दुनिया आपको देख करके कहेगी, प्रिंसिपल मैडम को भी गर्व होगा कि हमारी कॉलेज का स्टूडेंट, हमारे यहाँ से निकला हुआ छात्र साथी। अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे इनके लड़के वहां रिसर्च एनालिस्ट है जर्मनी में। कितने गौरव की बात है। अभी आपसे सवाल कर रहे थे आदर्श किशोर जी, हमारे यहाँ का एक सामान्य गांव का एक गरीब घर का व्यक्ति ओलंपिक की रेस के अंदर इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ज्यादा गौरव की बात क्या हो सकती है? जो बात यहाँ के किसी भी और देश के नागरिक में है, वो सारी बातें आप में हैं। हम इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल साहब के कमरे में एपीजे कलाम साहब की। आप देखिए क्या परिस्थिति थी। एक गरीब घर का बच्चा इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर के और देश की सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर चला गया, और जाने के बाद उनके दिल में हमेशा आप जैसे नौजवान लोगों से एक ही चर्चा करने की रही कि नौजवान खड़े हो जाए और देश को बनाने के लिए तैयार हुए। हमेशा अपना वो विजन देते रहे। ये विजन क्यों देते रहे? क्योंकि उनको बचपन में जो तकलीफ थी, उनको पता था कि इस देश के नागरिक खड़े नहीं हो पाएंगे तो मेरे जैसे गरीब घरों के असंख्यों बच्चे इसी तरह से परेशान रहेंगे। इस दर्द के कारण वो प्रेसिडेंट रहते हुए और राष्ट्रपति हटने के बाद भी आप जैसे नौजवानों से संवाद करते रहे। मैं विशेष तौर से कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ अध्यक्ष दोनों का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे आपसे संवाद करने का अवसर दिया। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से निकलें तो भारत के नागरिक बन करके निकलें। फिरका परस्ती का जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन फिरकों में बंटे हुए नागरिक बन करके नहीं निकलेंगे। आपने मुझे इतने आदर और प्रेम के साथ सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।